हद तक तो ऐसे हो गया था कि क्लास खत्म होती थी और उसके बाद छात्र कहते थे जाएंगे नहीं, पहले कहानी सुनाओ। तो कोई बात नहीं, बैठे रहो, सुना देंगे कहानियां, पर अभी पहले पढ़ाओ। आज के लिए तो कोटा पूरा हो गया ना। चलो, हम लोगों ने वाक्यों में वाक्य और उपवाक्य और वाक्यों के वर्गीकरण में वाच्य, ये हमने कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा रचना की दृष्टि से वाक्यों का वर्गीकरण। और रचना की दृष्टि से वाक्यों का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो वाक्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। पहला होता है सरल या साधारण वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य, तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। इन तीनों में क्या अंतर होता है, इनको एक एक करके पहले समझ लो, फिर इनको एक साथ में आप लोगों को समझा दूंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे सामने आता है सरल या साधारण वाक्य। परिभाषा क्या कहती है, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, अथवा जहां 2 या 2 से अधिक उद्देश्यों का संबंध एक विधेय से होता है या अनेक विधेयों से बराबर बराबर होता है। तो ये जो परिभाषा इसने कही है, इसको समझने के लिए हम लोग हैं और उसके बाद इसे समझते हैं। तो चलो वाक्य प्रयोग करेंगे हम। जैसे हमने एक वाक्य लिया, बच्चा सोता है। दूसरा वाक्य, सोनू पुस्तक पढ़ता है। तीसरा वाक्य, माता और पिता बाजार गए हैं। चौथा वाक्य, अजय, विजय और सीमा, छोड़ो सीमा छोड़ो, यहाँ पे कुछ एक ही अभी वाक्य नहीं समझा। अजय, विजय और सोनू एक साथ पढ़ते लिखते, खेलते कूदते और खाते पीते हैं। बच्चा सोता है, सोनू पुस्तक पढ़ता है, माता पिता बाजार गए हैं, अजय, विजय और सोनू एक साथ पढ़ते लिखते, खेलते कूदते और खाते पीते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जितने भी वाक्य हमारे यहाँ पर दिए हैं, ये सारे के सारे वाक्य हमारे क्या हैं, सरल वाक्य हैं। अब हमने कैसे पहचाना है कि ये सरल वाक्य हैं, तो ध्यान दीजिएगा। परिभाषा कहती है कि जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। तो आपको एक उद्देश्य और एक विधेय यहाँ दिखाई दे रहा है। पहला वाक्य, बच्चा, एक उद्देश्य है और इसका विधेय क्या है, सोता है, तो एक उद्देश्य और एक विधेय हो गया। दूसरा, सोनू वाक्य का उद्देश्य है और पढ़ता है, ये इस वाक्य का विधेय है, तो एक उद्देश्य और उसका एक विधेय है। ये दोनों वाक्य हमारे क्या हो गए, सरल हो गए, ठीक है। आगे कहता है कि अथवा जहां 2 या 2 से अधिक उद्देश्यों का संबंध किसी एक विधेय से हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि माता और पिता, ये हमारे कितने हो गए, 2 उद्देश्य हो गए, ठीक है। और इनका विधेय क्या है, गए हैं, तो 2 उद्देश्यों का विधेय एक ही है। तो ऐसी स्थिति में हमारा ये वाक्य क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। और तीसरा कहता है कि जहां 2 या 2 से अधिक उद्देश्यों का संबंध एक विधेय से हो या अनेक विधेयों से, लेकिन कैसे हो, बराबर बराबर। इस बराबर बराबर का मतलब ये है कि वाक्य में चाहे हमारे 2 या 2 से अधिक उद्देश्य हो और विधेय हमारे 2 या 2 से अधिक हो, लेकिन उनका आपस में जो संबंध है वो बराबर बराबर होना चाहिए। कैसे, हम यहाँ पे देखते हैं कि अजय, विजय और सोनू हमारे कितने उद्देश्य हैं, अनेक उद्देश्य हैं, ठीक है। अब इनमें विधेय क्या है, हमारे पढ़ते लिखते हैं, खाते पीते हैं, खेलते कूदते हैं, तो हमारे विधेय भी कितने हो गए, अनेक हो गए। लेकिन इन अनेक उद्देश्यों का संबंध अनेक विधेयों से एक साथ है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। यानी जब अजय, विजय और सोनू पढ़ते लिखते हैं तो सारे एक साथ पढ़ते लिखते हैं, ठीक है। जब वो खेलते कूदते हैं तो एक साथ खेलते कूदते हैं, और जब वो खाते पीते हैं तो एक साथ। ऐसा नहीं है कि अजय पढ़ रहा है, विजय खेल रहा है और सोनू
खा रहा है, ठीक है, इस तरह से नहीं है। तो जब वाक्य में आपको लगे कि अनेक उद्देश्य हैं और उनके विधेय भी अनेक हैं या एक है लेकिन वो सब बराबर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारा जो वाक्य होता है वो क्या होता है, सरल होता है, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तो अब देखो यहाँ पर जो हमारे पहले 3 जो वाक्य आए हैं इनकी पहचान तो हम बहुत आसानी से कर लेते हैं सरल वाक्य के अंदर, पर जो हमारा जैसे अंत में आया है इस तरह के वाक्यों की पहचान में हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं हम सही हैं या नहीं। तो इसके लिए आपके पास तरीका यह है कि आप संयुक्त वाक्य को पहचान लो और मिश्र वाक्य को पहचान लो। तो जब वाक्य ना तो संयुक्त है और ना ही मिश्र है तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, वो सरल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सरल वाक्य समझ में आ गया, तो चलो फिर दूसरा आते हैं मिश्र वाक्य पर। मिश्र वाक्य क्या कहता है? मिश्र वाक्य कहता है कि जिन वाक्यों में एक सरल वाक्य तथा एक आश्रित वाक्य, आप जानते हैं आश्रित वाक्य का मतलब क्या है, उपवाक्य, और हम पढ़ चुके हैं कितने होते हैं हमारे आश्रित वाक्य, 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण। संज्ञा वाला हमारा कौन सा है, जो की और क्योंकि से जुड़ा हुआ है, और विशेषण वाला हमारा जो शब्द से और उसके यौगिक शब्दों से जुड़ा हुआ है, और क्रिया विशेषण में आधे आधे टुकड़े यानी जब तब जोड़े से जो होगा वो हमारा आश्रित वाक्य में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मिश्र वाक्य आपका वही होता है। इनमें क्या होता है, या तो एक सरल वाक्य होता है और एक आश्रित वाक्य होता है, ठीक है, उसे हम मिश्रित कहते हैं। यहाँ पे लिखिए अथवा करके, अथवा 2 आश्रित वाक्य मिलकर, अथवा 2 आश्रित वाक्य मिलकर मिश्र वाक्य बनाते हैं, अथवा 2 आश्रित वाक्य मिलकर मिश्र वाक्य बनाते हैं। मिश्र या मिश्रित, ठीक है, दोनों नाम है इनके। तो आप लोगों ने जब उपवाक्य पढ़े थे तो उपवाक्य के अंदर आपने जितने भी उदाहरण पढ़े थे, संज्ञा उपवाक्य में, विशेषण उपवाक्य में और क्रिया विशेषण उपवाक्य में, वहां जो वाक्य का प्रकार था वो मिश्र वाक्य था। इतना समझ लीजिए आप, जितने आपने उदाहरण वहां पढ़े वो सबके सब क्या थे, मिश्र वाक्य। यानी जिसमें आपको एक वाक्य सरल हो और एक अधूरा हो वो दिखे, वो मिश्र वाक्य होता है। उदाहरण के लिए लिख लीजिए, जैसे चोर ने देखा कि, चोर ने देखा कि उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है। दूसरा वाक्य लिखो, जिसमें दया नहीं है, जिसमें दया नहीं है वह पशु के समान है, जिसमें दया नहीं है वह पशु के समान है। एक वाक्य और लिख लो, जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, कॉमा, जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, कॉमा, वैसे ही आंधी आ गई, वैसे ही आंधी आ गई। सुना है कल परसों जो आंधी आई थी उसमें यहाँ पे कुछ लोगों के साथ हादसा हो गया, जो गांधी बाजार पुल पे, उसमें कोई डेथ भी हो गई थी क्या? बाइक तो गिरी है। हाँ हाँ, मतलब नीचे पानी में नहीं गिरा। अच्छा, तो बाइक नाले में पड़ी हुई थी या उस पे जाल पे अटकी हुई थी? हाँ जो भी हो, लेकिन आंधी बहुत तगड़ी थी और उससे कई सारे हादसे। लेकिन बारिश तो बाद में आई है बच्चा, अचानक से ही घर से बाहर निकला, वैसे ही आंधी आ गई। तो इसमें हमारे क्या है, वाक्य दोनों आश्रित हैं। तो हमने कहा मिश्र वाक्य जो है हमारा वो कब होगा, जब हमारा एक वाक्य क्या होगा, या तो दोनों ही वाक्य हमारे आश्रित होंगे, और दूसरा जैसे हमने कहा चोर ने देखा कि उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है, तो इसमें एक हमारा आश्रित वाक्य हो गया, ठीक है, और एक हमारा क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमारा दूसरा वाक्य क्या था, जिसमें दया नहीं है वह
पशु के समान हैं, तो यहाँ पे हमारा एक वाक्य, एक टुकड़ा हो गया हमारा आश्रित और एक हो गया हमारा सरल वाक्य। तो ऐसे वाक्य जो होंगे पूरे वो हमारे क्या हो जाएंगे, मिश्र वाक्य हो जाएंगे। बताइए इसमें किसी को संदेह? वैसे भी मैंने आपको बता ही दिया कि जितने भी हमने उपवाक्य में पढ़े थे तीनों प्रकार में आने वाले जितने भी उदाहरण थे सबके सब हमारे मिश्र वाक्य के ही उदाहरण थे। चलो आगे बढ़ते हैं। आता है हमारा अगला पॉइंट, तीसरा, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य हमारा क्या कहता है? संयुक्त वाक्य कहता है जिन वाक्यों में दो सरल वाक्य, ठीक है, दो सरल वाक्य या एक सरल वाक्य तथा एक मिश्रित वाक्य अगर हो और लेकिन वो किससे जुड़ा हो, किसी समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा हो। अब मुझको ये बताइए समुच्चय बोधक शब्द का मतलब क्या समझते हो? अब समुच्चय बोधक के अंदर आपने जितने भी वाक्य देखे थे ना वो सब आ गए इसमें। इसमें एवं, तथा और ये सब आ गया, अथवा, या, चाहे, ये सब आ गया। इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, जबकि, बल्कि, ये सारे शब्द आ गए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि दो सरल वाक्य होंगे लेकिन जुड़े किससे होंगे? समुच्चय बोधक से। अब समुच्चय बोधक शब्द जो है आपके शब्दों को जोड़ने भी आते हैं, तो जब शब्दों को जोड़ने के लिए आएगा तब वो आपका संयुक्त वाक्य नहीं होगा। लेकिन ये संयुक्त वाक्य कब होगा? जब ये दो वाक्यों को जोड़ेगा, या तो दो सरल वाक्यों को जोड़ रहा होगा या तो एक सरल और एक मिश्र वाक्य को जोड़ रहा होगा। वैसी स्थिति पे आपका क्या बनेगा? संयुक्त वाक्य बनेगा। चलो वाक्य प्रयोग कर लेते हैं और इसमें लिखते हैं। ठीक है, वाक्य लिखेंगे हम यहाँ पर। पहला वाक्य छोटा सा समझेंगे, जैसे हमने कहा मोहन आया और सोहन चला गया। दूसरा वाक्य, रवि बहुत मेहनत करता है। किंतु उसे फल नहीं मिलता। रवि बहुत मेहनत करता है किंतु उसे फल नहीं मिलता। ठीक है, देखो पहला वाक्य हमारा मोहन आया, ये क्या है? हमारा एक सरल वाक्य है। ठीक है, सोहन चला गया, ये भी क्या है? एक सरल वाक्य है। इन दोनों सरल वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? समुच्चय बोधक शब्द और। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या वाक्य कहलाएगा? संयुक्त वाक्य कहलाएगा। रवि बहुत मेहनत करता है, ये एक सरल वाक्य। उसे फल नहीं मिलता, ये एक सरल वाक्य। इन दोनों वाक्यों को किंतु समुच्चय बोधक शब्द जोड़ रहा है, तो ये पूरा का पूरा वाक्य हमारा क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक संयुक्त वाक्य हमारा कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अभी हमने दो सरल वाक्य वाला देख लिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक सरल और एक मिश्र वाक्य आ जाए। तो उदाहरण लिखा हुआ है आपके पास, जो छात्र गृह कार्य नहीं करके लाए उन्हें कक्षा में खड़ा किया गया। ये कौन सा वाक्य है? हमारा मिश्र वाक्य है। ठीक है, सरल नहीं है। जो छात्र गृह कार्य नहीं करके लाए उन्हें कक्षा में खड़ा किया गया, ये है हमारा मिश्र वाक्य। उन्हें और अधिक गृह कार्य दिया गया, ये एक सरल वाक्य हो गया। ठीक है, और ये किससे जुड़ा हुआ है? तथा से। तो ये पूरा का पूरा वाक्य, जो छात्र गृह कार्य नहीं करके लाए उन्हें कक्षा में खड़ा किया गया तथा उन्हें और अधिक गृह कार्य दिया गया, ये पूरा का पूरा वाक्य हमारा क्या बन गया? संयुक्त वाक्य बन गया। ठीक है, ये है हमारा संयुक्त वाक्य। अब बताइए तीनों वाक्यों में कहीं कोई दिक्कत? बहुत आसानी से आप इन वाक्यों को समझ लेते हैं। तीन प्रकार के वाक्य हैं। जो संयुक्त वाक्य होगा हमारा वो समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा हुआ होगा। दो वाक्यों के टुकड़े रहेंगे। मिश्र वाक्य में एक हमारा आश्रित वाक्य रहेगा, कम से कम एक या दोनों के दोनों आश्रित वाक्य हो सकते हैं। और सरल वाक्य हमारा एक उद्देश्य और एक विधेय से बनता है। पॉइंट समझ में आ गया? चलिए, अब ये जो आपके वाक्य आते हैं तो आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएगा वो यही आएगा कि आपको वाक्य दिया होगा और आपको ये पहचानना होगा कि इनमें से कौन सा सरल वाक्य है और कौन सा मिश्र वाक्य है। ये आपको पहचानना होता है। अब इसके बाद जिस तरह से कल आप लोगों ने वाक्य में देखा था वाक्य का परिवर्तन, ऐसा ही आपको वाक्य परिवर्तन करने के लिए भी दिया जाता है। सरल वाक्य से मिश्र और मिश्र से संयुक्त और संयुक्त से सरल, इस तरह का आपको परिवर्तन करने के लिए भी वो दे सकता है। तो ये तो बहुत सरल से हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आता है। तो चलो वाक्य परिवर्तन एक बार सीख लेते हैं कि वाक्य परिवर्तन हमारा कैसे होगा। नीचे आपको एक वाक्य दिया हुआ है, सरल वाक्य।
शोर मचाने वाला बालक पकड़ा गया। आपको इसके दो वाक्य बदलने हैं, ठीक है, दोनों वाक्यों में बदलना है इसको। एक तो बदलना है मिश्र वाक्य में और एक बदलना है फिर संयुक्त में। तो आप कैसे बदलेंगे? रुक जाओ रुक जाओ, जब कहूंगी तब चलना, पहले समझ लो, कंडीशन बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ, ठीक है, हिंट समझ लो। हमसे कह रहा है कि हमको बदलना है, चाहे हम सरल से मिश्र में बदलें या मिश्र से सरल में बदलें या संयुक्त में बदलें। जब भी आप किसी वाक्य परिवर्तन पर जाएंगे तो आपको सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान रखना है वो ये कि क्रिया का काल नहीं बदलेगा, ठीक है, जो वाक्य है उसकी क्रिया का काल नहीं बदलेगा। तो क्रिया का काल वही रखने के लिए आपको सबसे पहले उस वाक्य के अंतिम पॉइंट को पकड़ लेना है, ठीक है। आप ये देखेंगे कि वो वाक्य हमारा किस काल का है, ठीक। तो हम जब इसका वाक्य परिवर्तन करेंगे तो हमें वही काल अंत में लाना पड़ेगा। और दूसरा, हमें ये देखना है कि हम किस वाक्य में बदलने जा रहे हैं। अगर हम मिश्र में बदलने जा रहे हैं तो मिश्र की पहचान याद कर लो कि हमको एक कम से कम एक आश्रित चाहिए और एक कम से कम हमें सरल चाहिए। अगर आश्रित हमें सरल नहीं मिल रहा है तो दोनों के दोनों आश्रित हो जाने चाहिए, ठीक है। तो उस तरह से आपको प्रयोग करना है। अब अगर वो संयुक्त के लिए बोल दे तो फिर आप समझ जाइए कि संयुक्त बनाने के लिए हमें दो सरल चाहिए और उनको हमें किंतु परंतु लेकिन इसलिए आदि इनसे हमको जोड़ना होगा। तो इस आधार पर इस चीज में दिमाग लगाते हुए आपको वाक्य बनाना है। वाक्य का आपको भेद चेंज नहीं करना है। अगर वाक्य सकारात्मक है तो सकारात्मक रखना है, अगर वाक्य नकारात्मक है तो नकारात्मक रखना है, प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक रखना है, इच्छावाचक है तो इच्छावाचक रखना है। कहने का मतलब है हम उसका जो भेद है अर्थ के आधार पर वो परिवर्तित नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये शर्तों को ध्यान में रखते हुए हम अपना वाक्य बनाते हैं। तो पहला वाक्य है शोर मचाने वाला बालक पकड़ा गया। ये सरल वाक्य है, हमें इसका मिश्र बनाना है। पहले को बनवाने में मैं आपकी मदद करती हूँ। जैसे मिश्र आ गया तो हमें देखना है कि हमें एक आश्रित वाक्य चाहिए और एक चाहिए हमको सरल। और हमारे पास यहाँ क्या है, बालक शब्द है जो कि हमारा उद्देश्य का काम करेगा, ठीक है। इसमें हमको, जब हम इस वाक्य की बात कर रहे हैं कि हमें मिश्र में ले जाना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि मिश्र में हमको ना दो विधेय की जरूरत पड़ जाएगी। तो यहाँ है शोर मचाना, एक विधेय तो हमारा ये बन सकता है, दूसरा पकड़ा जाना, ठीक है, पकड़ा गया, दूसरा विधेय ये हो गया। और जैसे बालक आया है तो एक संज्ञा हो गई और बालक के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं दूसरा उद्देश्य के लिए। तो यानी कहने का मतलब है कि हमको यहाँ पर एक आइडिया लग गया। तो अब इस वाक्य को बनाइए कि कैसे आप बनाओगे। तो एक तो हमें पता चल गया कि बालक पकड़ा गया, ये पॉइंट आ गया। और अब यहाँ पे है शोर मचाना। तो आप चाहो तो इसको आश्रित बना लो, ऐसे कह सकते हो कि जिस बालक ने शोर मचाया, ठीक है, आश्रित हो गया। अब जिस बालक ने शोर मचाया तो फिर क्या हुआ, तो वह पकड़ा गया, तो दूसरा हमने सरल बना लिया। तो इस तरह से आप बना सकते हो। लिखो, हाँ मिश्र में लिखना है पवन, बगल वाले में मत झांको। मिश्र वाक्य की बात कर रहे हैं अभी हम, तो मिश्र वाक्य में लिखना है। हम मिश्र वाक्य बना रहे हैं। जिस बालक ने शोर मचाया, कॉमा, अब ये हो गया हमारा आश्रित वाक्य। जिस बालक ने शोर मचाया वह पकड़ा गया, ठीक है। तो ये वाक्य हमारा परिवर्तित हो गया। जिस बालक ने शोर मचाया वह पकड़ा गया। अब ध्यान रखिए, आपने मिश्र बना लिया और आपको मैं एक हिंट दे देती हूं, मिश्र की मदद से संयुक्त बनाना बहुत आसान है, क्योंकि मिश्र में आपका आधा सरल हो चुका है। आप जब भी आश्रित वाक्य लेते हैं तो आश्रित वाक्य में आप कुछ शब्द लेते हैं जो आश्रित की ओर ले जाते हैं। जैसे हमने कहा जिस बालक ने शोर मचाया, अब हम इसमें से अगर जिस हटा दें, लेकिन और से बात बन नहीं रही, कोई और शब्द खोजो। किंतु, और किंतु से बात नहीं बन रही, कुछ और देखो। परंतु इसलिए एकदम सिंपल है, बालक ने शोर मचाया। अब बालक ने शोर मचाया इसलिए वह पकड़ा गया, ठीक है। वो कारण बता रहा है ना, बालक क्यों पकड़ा गया, क्योंकि शोर मचाया था उसने। तो अब संयुक्त में लिखना है पवन, बालक ने शोर मचाया इसलिए वह पकड़ा गया। दूसरा वाक्य आपके सामने सरल और संयुक्त बनाना है। मिश्र वाक्य दिया हुआ है। मिश्र वाक्य है, जब तक शिक्षक कक्षा में होते हैं तब तक बच्चे शांत रहते हैं। अब यहां पे आपको बनाना है सरल। ध्यान रखिएगा, सरल वाक्य बनाने की शर्त क्या है, एक उद्देश्य और एक विधेय होगा। अगर मान लो आपके दिए गए वाक्य में दो विधेय हैं तो आपको याद है ना, पूर्वकालिक क्रिया के माध्यम से हम उस वाक्य को सरल बना सकते हैं। और पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, होकर, कर कर, जाकर, ये सारी चीज देकर, ठीक है।
क्या? अब मान लो कि आपने एक रफ आइडिया ये बनाया, अब उसके बाद आपको वाक्यों का क्रम भी तो निश्चित रखना पड़ेगा ना। वाक्य का कर्ता वाक्य में सबसे पहले होना चाहिए, तो वाक्य का कर्ता क्या है इसमें? बच्चे हैं, बच्चे शांत रहते हैं, ठीक है, बच्चे शांत रहते हैं ना। अब वाक्य क्या, देखो वाक्य क्या कह रहा है कि जब तक कक्षा में, देखो क्या कह रहा है, ध्यान देना, आपको समझना है, सीखना है, ठीक है। कह रहा है जब तक कक्षा में, जब तक शिक्षक कक्षा में होते हैं, तो शिक्षक कक्षा में होते हैं, एक ये हमारे पास वाक्य बना हुआ है, और बच्चे शांत रहते हैं, ये बना, हमें इसका सरल बनाना है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इस टुकड़े को कि शिक्षक के सामने, यानी कक्षा में शिक्षक के सामने, इसका हम ऐसे बना सकते हैं। और यहाँ पे आगे बच्चे शांत रहते हैं, तो बच्चे को आगे ले जाओ, क्योंकि ये क्या है, हमारा वाक्य का कर्ता है। तो बच्चे अधिकरण कक्षा में शिक्षक के सामने, शांत रहते हैं, ठीक है, बना लो। कोई भी रफ आइडिया लगा के वाक्यों का क्रम, मतलब जो वाक्य का क्रम है, शब्दों का क्रम जो उसमें आता है, उस पर आप देख लीजिए, वाक्य आपका शुद्ध बन जाएगा। यहाँ तो मैं आपको ऐसे प्रैक्टिस करा रही हूँ हार्ड, यहाँ पे आप हार्ड प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी जो ट्रेनिंग हो रही है ना वो हार्ड हो रही है, ड्यूटी आपकी नॉर्मल रहेगी, है ना। यानी आपका जो पेपर होगा वहां पे आपको 4 विकल्प मिलेंगे ना, विकल्प से आसानी होगी ना, तो वही तभी तो कह रही हूँ ना कि ट्रेनिंग आपकी हार्ड हो रही है। अगर यही मैं आपको 4 विकल्प देती तो आप तुरंत पहचान जाते। हाँ देखो ये कहते हैं ना ट्रेनिंग हार्ड होनी चाहिए तो जीवन आसान लगता है, और अगर आसान ट्रेनिंग हो गई तो जीवन हार्ड लगने लगता है, ठीक है। अब देखो संयुक्त बनाना बहुत आसान है, मैंने पहले आपको 2 बना दिए थे। शिक्षक कक्षा में होते हैं, बच्चे शांत रहते हैं, इसलिए लग जाएगा, बन गया। मैंने आपको कहा मिश्र से आपका संयुक्त बन जाएगा। ज्यादा तोड़ मोड़ नहीं करना है वाक्यों के साथ, वाक्यों के साथ, क्योंकि ज्यादा तोड़ मोड़ करेंगे वाक्य का भाव चेंज हो सकता है। तो हमने यहाँ पे सीधा सीधा कहा कि शिक्षक कक्षा में होते हैं इसलिए बच्चे शांत रहते हैं। तीसरा पॉइंट, हाँ जी, सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाता रहा, इसका आपको सरल बनाना है पहले और फिर मिश्र बनाना है। मिश्र बनाना आसान है क्योंकि यहाँ पे ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, अब 2 है ना, तो आपको 2 शब्दों के साथ बना दो मिश्र। पहले मिश्र के बारे में बता रही हूं, तो कैसे बनाओगे, जैसे ही या ज्यों ही, कोई सा भी पकड़ लो, जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। लगा के देखो वाक्य सही बनता है कि नहीं आता, जब भी तब भी है ऐसे लगेगा। कुहासा का मतलब कोहरा, जब भी सूर्य उदय होता है तभी कोहरा जाता रहता है, अरे वाक्य क्रिया बदल जाएगी। हाँ इसलिए जैसे ही या ज्यों ही दोनों आ जाएंगे। ज्यों ही सूर्य उदय हुआ त्यों ही कुहासा जाता रहा, या जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। अब सरल बना दो। अब सरल बनाने के लिए मैंने आपको क्या क्या बनाया, बताओ बताओ। हाँ सही बना रहे हो, सही बना रहे हो। नहीं नहीं बच्चा कुहासा कर्म है, आहा प्राकृतिक चीज देखो ये सजीव नहीं है, ठीक है, जो सजीव नहीं है वो कर्म के रूप में आता है। हम उसको कर्ता मान सकते हैं कि कुहासा जा रहा है, जाने का काम कर रहा है, पर वो कर्म के स्थान पर आता है, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि वो वाक्य में पहले आए, ठीक है। हाँ सजीव पहले आएगा, तो आप ये कहेंगे कि सूर्य उदय होते ही कुहासा जाता रहा, ये आपका सरल वाक्य बन जाएगा। 1-2 वाक्य जैसे मैं आपको पहले बता रही हूँ ऐसे बना लेंगे आप, अगर
मैंने अगर आप लोगों को 10-20 वाक्य भी ऐसे ही बनाने बता दिए ना, आपको सारे वाक्य में बनाना आ जाएगा, इसलिए टेंशन मत लो। यहाँ पे मैं आप लोगों को 4-4 वाक्य बनवा रही हूँ, वहां परीक्षा में आपको 4 विकल्प मिलेंगे। अब आपको आइडिया लग गया कि कैसे हमारा वाक्य बनेगा, कैसे सही होगा। पर सूर्योदय होते ही कुहासा जाता रहा, ये सरल वाक्य बनेगा। अगला वाक्य सरल वाक्य है, वह धनी होकर भी सुखी नहीं है। इसका मिश्र और संयुक्त बनाना है। आपको हिंट दे देती हूँ, मिश्र बनाने के लिए फिर से 2 आश्रित वाक्यों का प्रयोग कर लो, ज्यादा आसान रहेगा। धनी और सुखी, ठीक है। आपके सामने 2 वाक्य हैं। यद्यपि, यद्यपि से बनाओ, यद्यपि वह धनी है, तथापि, फिर यद्यपि के साथ दूसरा साइड तो अपने आप आ जाता ना, तथापि वह सुखी नहीं है। यद्यपि के साथ तब कैसे लगेगा, यद्यपि, ठीक है। अब यद्यपि का हिंदी यदि होता है और तथापि का तो हो जाता है। अब आप ऐसे बनाएंगे, यदि वह सुखी है, तो वो एक तरह से रीजन को बता रहा होता है, तो वो सटीक नहीं बैठेगा। तो यद्यपि वह धनी है, तथापि वह सुखी नहीं है, ठीक है। अब ऐसा हमने क्यों बनाया है, क्यों, अब आप ये कह सकते हैं, अब धनी होना कोई सुखी होने का कोई पैमाना थोड़ी ना है। हो सकता है बीमार हो इसलिए सुखी नहीं है। नहीं आ रहा लिखना यद्यपि, अरे यद्यपि ये है आपका अध द और य, यद्यपि, ठीक है। तथापि वह सुखी नहीं है। और जैसे ये बनाया है उसी से आपका संयुक्त बन जाएगा। अब आपको कैसे बनाना, देखो वाक्य का सेंस भी बनना चाहिए। अब आप कहोगे कि वह धनी है इसलिए वह सुखी नहीं है, तो ये तो कोई सेंस नहीं बनेगा ना। अरे धनी होना का एक रीजन है। आप इसे विरोध दर्शक बना सकते हैं। यद्यपि वह सुखी है परंतु, यद्यपि सॉरी, वह धनी है, ठीक है, ये बन गया, वह धनी है परंतु वह सुखी नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने क्या विरोध बना दिया, एक बात को मान के उसका निषेध किया और फिर बना दिया। अब आप कह रहे हो इसलिए, तो इसलिए ना कारण बताता है, तो अमीर होना कोई सुखी नहीं होने का कारण थोड़ी ना है, ठीक है, फिर भी लग जाएगा। ये बना है आपका यदि प्लस अपि से, तथापि फिर वही होगा, तथा से, तथा प्लस अपि से होगा। संस्कृत का शब्द है ये, किस चीज पे, तथापि। अरे इसको ये इसका जोड़ा है, तो जैसे हमने जब के साथ तब और यदि के साथ तो, ठीक है, ऐसे ही यद्यपि के साथ तथापि, तो ये जोड़ा है इसका। अगर हम यद्यपि प्रयोग करते हैं, हाँ, मतलब मिश्र में कि संयुक्त में, ऐसे कि यद्यपि वह धनी है परंतु सुखी नहीं है। लेकिन वो मिश्र कैसे बनेगा, वो संयुक्त चला जाएगा ना, क्योंकि मिश्र में और संयुक्त में ये अंतर है ना। संयुक्त में हमारा समुच्चय बोधक चाहिए, और अगर समुच्चय बोधक हम वहां लगा देंगे तो मिश्र कहाँ रहेगा, ये गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, बाकी वही है, उसी से तो हमने बनाया है यहाँ पे। हाँ देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही एक पहचान बता दी। अगर आपके पास संयुक्त वाक्य है तो मिश्र बनाना आसान है, और मिश्र वाक्य है तो संयुक्त बनाना आसान है, क्योंकि वहां पे शब्दों का फेर करना है आपको, और आपके पास वाक्यांश जो है वो वैसा ही रहेगा, बस सरल में थोड़ा अलग होता है, ठीक है। पवन, पहचान बताओ। वह परीक्षा में फेल हो गया, ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य। वह अनपढ़ है परंतु उसे व्यावहारिक ज्ञान है, ये संयुक्त हो जाएगा। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम पास हो जाओगे, मिश्र वाक्य हो गया। मजदूरों ने अपना काम जल्दी समाप्त कर लिया, सरल। मैंने उससे पूछा कि तुम कब तक आओगे, मिश्र। मेरे पिताजी कल आगरा गए थे और उनके साथ चाचा जी भी गए थे, संयुक्त। ये आपकी परीक्षा में आएंगे, हो जाएगा, चिंता ना करो। पहले जो आपको थोड़ा सा लगा है ना,
वो सिर्फ आपको एक तरह से अभ्यास कराने के लिए है। उसे ये मत सोच रहे इतना कठिन है और कैसे हो पाएगा। आपके पास 4 विकल्प आने वाले हैं। हाँ ऐसे पहचान करने के लिए आएंगे ये जो है, ठीक है। खुश हो जाओ लास्ट में। देखो आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो सब्जेक्टिव परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। उनकी परीक्षाओं में ये परिवर्तन करने के लिए आता है। अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर उनको कैसे पता चलेगा। तो ये उनका सफर है जिनको सब्जेक्टिव देना है, ठीक है। उनके साथ साथ मैं आप लोगों को भी चेक कर लेती हूँ, है ना। चलो देखो, अर्थ की दृष्टि से वाक्यों का वर्गीकरण। अर्थ की दृष्टि से हमारे वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और ये बहुत ही सरल हैं, ठीक है। अंग्रेजी भाषा के आधार पर ही है। उसी तरीके से सबसे पहले आता हमारा विधिवाचक। कहता है विधिवाचक वाक्य जिस वाक्य में कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। इसे सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो 2 नाम आपके सामने हो गए, विधिवाचक और सकारात्मक, ठीक है। अब इसको यहाँ पर ध्यान से समझना। अच्छा एक चीज मैं कहना चाहती हूँ ऑनलाइन वाले छात्रों से। ऑनलाइन में कुछ छात्रों को ऐसा लगता है, मेरे पास ऐसे शिकायत आई कि ये कैसे आप पढ़ा रहे हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करना है हमको, कहाँ लिखना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो ध्यान रखो, जो ये मैं PDF आप लोगों को यहाँ पे देती हूँ आधा अधूरा लिखा हुआ, या आधा अधूरे का मतलब ये है कि आप इस पे अपने हाथ से लिख कर ये पूरा नोट्स बना सकते हैं। अब याद रखो इस तरह का काम शायद आपको पूरे हिंदुस्तान में निधि अकेडमी ही करवाती है। अब यहाँ पे आप में से छात्र ने कहा कि हमें आधा अधूरा दे दिया, हमारे पैसे वापस करो। तो बेटा जो आप कह रहे हो ना, जो पूरा देने वाला है वो सिर्फ आपको क्लास देते हैं, आपको नोट्स कोई नहीं देता। और जो नोट्स देते हैं ना, वो नोट्स मैं आपको यहाँ पे दे सकती हूँ, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। मोबाइल में रहता है, उस मोबाइल में उस नोट्स को पढ़ने का क्या मतलब है। यहाँ पे ये मैंने आपको प्रिंट निकालने के लिए दिया है, इसको प्रिंट निकालो, पुस्तक बनाओ इसको और उस पर लिखो, भरो, रिक्त स्थान को भरो। जब आप रिक्त स्थान भरोगे ना तो आपकी खोपड़ी में भी भर जाएगा और फिर परीक्षा में वो आपको याद रहेगा। और ये जो तरीका है, इस तरीके से वो चीजें आपने जो लिखी हुई होती हैं वो आपको लंबे टाइम तक याद रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर मान लो, हाँ ये एक हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए कोई भी पॉइंट, तो कोई पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग दिए हुए नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं कि मुझे कैसे लिखना है, कहाँ पे लिखना है, कैसे बनाना है, वो सारी डिटेल आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परेशान ना हुआ करिए। और एक कौन बात कर रहा था? पवन। मैंने कहा जब ऑनलाइन वालों से बात करती हूँ तो शांत रहा करो, क्योंकि दिमाग डिस्टर्ब होता है। मैं उनसे जो कह रही हूँ मैं वो भूल जाऊंगी। अब आप एक बात बताओ, मैं पूरी क्लास में पूरे टाइम ना तुम लोगों को देख के बात करती हूँ, ऑनलाइन वाले शिकायत करते हैं, और अगर करते भी हैं तो मैं डांट देती हूँ उनको। तो तुम लोग इतनी बात नहीं समझते कि अगर एक बार मैं उनको संबोधित कर रही हूँ उनको देखकर, तो आप इतने देखोगे कि मतलब मैम हमारी तरफ नहीं देख रही, तो आप मजे कर लें। इतने छोटे बच्चे रह गए हो आप लोग, ध्यान रखो, शांति से बैठा करो, समझ गए। चलो, और नहीं तो ऑफलाइन क्लास बंद कर दूंगी। आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन में कैसा लगता है पढ़ाने के लिए और ऑफलाइन में कैसा लगता है। यहाँ आप ज्यादा आनंद लेते हो, ऑनलाइन में तो नींद ही आती है और कुछ नहीं होता। चलो देखो, आते हैं विधिवाचक पे। विधिवाचक वाक्य हमारा क्या कहता है? जिस वाक्य में कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। इसे हम सकारात्मक वाक्य के नाम से भी जानते हैं। चलो वाक्य प्रयोग करेंगे और फिर लिखेंगे। इस वाक्य को हम आज तक हमेशा लिखते आए, ठीक है। जो अभी हम वाक्य लिखने आए, अधिकतर हम इसी तरह के वाक्यों का प्रयोग करते आए हैं। जैसे वाक्य लिखेंगे, इस बार वह सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। दूसरा वाक्य, मोहन स्कूल जा रहा था, बच्चा आम खाता है, ध्यान रखिए हमने यहाँ पे 3 वाक्य लिखे। इस बार वह सफल हो जाएगा, भविष्य का। मोहन स्कूल जा रहा था, भूतकाल का। बच्चा आम खाता है, वर्तमान का, ठीक है। लेकिन तीनों वाक्य हमारे कैसे हैं? सकारात्मक हैं। सकारात्मक हैं तो हम इनको क्या कहेंगे? विधिवाचक वाक्य कह देते हैं, ठीक है। आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न क्या होगा? 4 वाक्य, 4 विकल्प देकर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से विधिवाचक वाक्य या सकारात्मक वाक्य बताइए, या इनमें से कौन सा विधिवाचक वाक्य नहीं है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न आपका परीक्षा में रहता है। दूसरा पॉइंट आ रहा है हमारा निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य का मतलब हो गया जिस वाक्य में कार्य का नहीं होना या नहीं करना पाया जाता है उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, या इसे हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं।
इसके लिए वाक्य प्रयोग करिए। किस तरह से आएगा? अब आपको पता है कि उसमें हम वाक्य के अंदर नहीं शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे शिक्षक ने पाठ नहीं पढ़ाया। शिक्षक ने पाठ नहीं पढ़ाया। मोहन स्कूल नहीं जाता है। दीपा दिल्ली नहीं जाएगी। आप ऐसा भी वाक्य बना सकते हो कि यहां मत बैठो। अगर जैसे आ गया कि यहां मत बैठो तो उसमें भी निषेध किया जा रहा है, ठीक है, मत शब्द आ रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमको ना वाक्य के अंदर नहीं, ना या मत शब्द हमें देखने को मिलते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये वाक्य हमारे क्या हैं, नकारात्मक वाक्य हैं, या हम इन्हें निषेधात्मक वाक्य कह देते हैं। ठीक है, बहुत सरल है, लिख लिया ये। चलो आगे देखो, तीसरा पॉइंट हमारा आता है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य हमारा क्या होता है? जिस वाक्य में किसी काम की आज्ञा या अनुमति दी जाती है। और ये काम की आज्ञा या अनुमति का मतलब ऐसे ही नहीं होगा जैसे हम ऑर्डर करते हैं उसी तरह से ही नहीं। आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा प्रेरणार्थक क्रिया वाला वाक्य आया है तो भी हमारा वो आज्ञार्थक हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम काम करने के लिए किसी को कह रहे हैं। तो आपको वाक्य का भाव समझना होगा। जैसे वाक्य प्रयोग करो, इसमें हम लिखेंगे, जैसे हमने कहा मीरा पानी का एक ग्लास दो। दूसरा वाक्य हमने लिया, ये पुस्तकें छात्रों में बांट दो। ये पुस्तकें छात्रों में बांट दो। मान लो एक वाक्य और लिख लो, जैसे आपने वाक्य लिखा माँ खाने में चावल बनाना। माँ खाने में चावल बनाना, माँ के बाद कॉमा लगा दीजिए क्योंकि संबोधन है, कॉमा या विस्मयादिबोधक जो आपको अच्छा लगे। माँ खाने में चावल बनाना। तो ये काम भी, इसमें जो हमारी क्रिया है वो किस तरह से दिखा रही है कि हम आज्ञा दे रहे हैं। तो इन वाक्यों में हमारा जो वाक्य है उसकी प्रकृति क्या है, यानी कौन सा वाक्य है, वो हमारा आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक है, बात समझ में आ गई? हम ऑर्डर स्वरूप कह रहे हैं। हमने यहाँ पे प्लीज, कृपया, जरा या थोड़ा ये शब्द नहीं लगाया। हमने रूढ़ता मतलब अपने आप को बड़ा होना दिखाया है, इसलिए मैंने वो वाक्य लिया है। क्योंकि आज्ञा जैसे आया तो अनुमति या आज्ञा या एक कहना करने के लिए, तो वहां पे आता है। अगर हम ऐसे कहते हैं कि कृपया या जरा या थोड़ा, तो आपको थोड़ा सा क्या लगेगा, वो नॉर्मल लगेगा। क्या कहें कि उसमें थोड़ी सी विनम्रता लगेगी, पर हमने इस वाक्य में विनम्रता नहीं, इसमें हमने रूडनेस दिखाई है। ठीक है, चलो आगे आता है पॉइंट नंबर हमारा 4। पॉइंट नंबर 4, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक को तो हम पहले विराम चिन्ह के अंदर भी पढ़ चुके हैं, वहां पे तो हमें सीधा सीधा सा पता है जिस वाक्य में कोई प्रश्न किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। वाक्य प्रयोग कर लो, क्या तुम घर जा रहे हो? मुझे लिखना पड़ेगा या लिख लोगे ना? लिख लोगे आराम से। क्या तुम घर जा रहे हो? क्या तुम घर जा रहे हो? ठीक है, दूसरा वाक्य लिखो। ये तो आप लोगों को खुद डिसाइड करना है। मैं तो अभी लिखवा रही हूं, मैं तो बाद में चेक करूंगी। ये तो आपको खुद सुनिश्चित करना है कि क्या आएगा। क्या तुम घर जा रहे हो? दूसरा वाक्य लिखो, सुरेश कब तक घर आएगा? सुरेश कब तक घर आएगा? सुरेश कब तक घर आएगा? अभ्यास पुस्तक किसके पास नहीं है? अरे लिखो, बता रहे हैं उसके पास नहीं है, कह रहा हाँ मेरे पास है। मैं अगला वाक्य लिखना है, अभ्यास अभ्यास पुस्तक किसके पास नहीं है?
हाथ खड़े करने लगे, हमारे पास नहीं है। वो कह रहे हैं इसके पास नहीं है। अभ्यास पुस्तक किसके पास नहीं है? ठीक है, 3 वाक्य लिखे हैं आप लोगों ने। इनमें हमको पता है प्रश्नवाचक शब्द के नीचे अंडरलाइन कर लो। पहला दिया है क्या, दूसरा दिया है कब, और तीसरा दिया है किसके। तो इन तीनों प्रश्नवाचक शब्दों से हमें पता चलता है कि इन्होंने इस वाक्य को क्या किया है, प्रश्नवाचक बनाया है। अब ये बताइए, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया? तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है। तो ठीक है, चलो। ऑनलाइन में लिख दिया है छात्र ने, मेरे पास नहीं है। बेटा लिखना है, वो मैं पूछ नहीं रही, ठीक है, वो लिखना था। विस्मयवाचक वाक्य, अगला आता है विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य में विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी, प्रेम, ठीक है, क्या है ये है भाव। ठीक है, तो जिस वाक्य में भाव पाए जाएंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, विस्मयवाचक वाक्य कहलाएगा। और विस्मयवाचक वाक्य के जैसे विस्मयवाचक हमने विराम चिन्ह भी पढ़ा था, तो इसी तरह से विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। अब विस्मयवाचक हमने अविकारी शब्द भी पढ़ा था। तो अब आप ये समझ लीजिए कि विस्मयवाचक वाक्य हमारे वे होंगे जिनमें हमारे विस्मयादि बोधक शब्द प्रयोग होंगे, विस्मयवाचक हमारा विराम चिन्ह प्रयोग होगा। वे वाक्य ही हमारे क्या होंगे, विस्मयवाचक वाक्य कहलाएंगे। जैसे वाक्य प्रयोग करिए, वाह क्या बात कही है। इसमें आश्चर्य व्यक्त हो रहा है, वाह क्या बात कही, हम आश्चर्य व्यक्त करते हुए, मतलब आश्चर्य प्लस हर्ष के साथ। ठीक है, दूसरा वाक्य, आहा आज तो आनंद आ गया, आनंद आ गया। कविता सुनाई तो कविता सुनने में आनंद आ गया। कहानी सुनी थी तो कहानी में आनंद आया था ना, है? ये प्रश्न है, बताओ। वाह क्या बात कही है, आपसे उत्तर थोड़ी ना जानना चाह रहा है, आपको ये व्यक्त कर रहा है उससे कि आश्चर्य हुआ है उसको। तो इसमें प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है और ना ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे हम कहते हैं ना, वाह क्या सुंदर दृश्य है, तो वहां कोई आपको थोड़ी ना बता रहा होगा क्या सुंदर है यार। ये कहते हैं, ऐसे कहते हैं कि हाय कितनी शर्म की बात है, तो वो बताता है कि 2 किलो शर्म की बात है कि 3 किलो शर्म की बात है, नहीं ना। वो हम उसको उस पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए बता रहे हैं ना, तो आश्चर्य लगता है। तो जब भी कभी आप ऐसे देखें विस्मयवाचक वाक्यों के अंदर कभी भी आपको प्रश्नवाचक शब्द दिखाई देगा तो वो आश्चर्य व्यक्त कर रहा होगा, ना कि प्रश्न। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो आगे आता है हमारा वाक्य संदेहवाचक। संदेहवाचक का मतलब संदेह दिखाने वाला। तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि जो आपने काल पढ़ा था, और काल में आपके जितने भी संभाव्य और संदिग्ध, चाहे वो काल भूतकाल हो, चाहे वो वर्तमान काल हो या भविष्य काल हो, तो संदिग्ध और संभाव्य वाले जितने आपने पढ़े थे वो सारे के सारे वाक्य आपके किस में आ जाएंगे, संदेहवाचक में आ जाएंगे। जिस वाक्य में किसी काम के होने में संदेह, किसमें बेटा उसमें आश्चर्य हो रहा है, ना शोक हो रहा, ना घृणा हो रही। वाह, ये कहना वाह क्या बात कही है, एक तरह से उस चीज को देख के ना उसमें हर्ष के साथ आश्चर्य है। ठीक है, हर्ष और आश्चर्य, ना घृणा है ना शोक है। ठीक है, और दूसरे में खुशी हर्ष है। किसका? अब इसमें और क्या बताऊं मैम? हाँ, भाव, उसमें भाव है ना, तो किस चीज का भाव व्यक्त हो रहा है आपको? सरप्राइज समझते हो? सरप्राइज पवन, सरप्राइज समझते हो ना? अरे सरप्राइज भी नहीं समझते हो क्या? हाँ, फिर क्यों ले रहे हो? चलो क्लास के बाद मिलना, तब समझाती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 6, या संदेहवाचक वाक्य हमारा कह रहा है वाक्य में किसी काम के होने में जब हमें संदेह या संभावना का बोध होता है उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग कर लो। इसमें आप लिख सकते हो जो आप लोगों ने वहां पे लिखा, जैसे चपरासी पहरा दे रहा होगा।
चपरासी पहरा दे रहा होगा। दूसरा वाक्य, शायद तुम्हें दिल्ली जाना पड़े। शायद तुम्हें दिल्ली जाना पड़े। और बताओ आपके दिमाग में क्या आता है, इससे और कौन सा वाक्य आप बना सकते हैं, कोई भी बताओ। आज बारिश हो सकती है, तो ऐसे वाक्यों को हम लिखते हैं हो सकता है से शुरू करते हैं। हो सकता है आज बारिश हो सकता है आज बारिश हो। अब हमारा व्याकरण अंतिम पड़ाव पर है, ठीक है। व्याकरण हमारा समाप्त हो रहा है, वाक्य चल रहा है, सारा व्याकरण हमारा समाप्त हो रहा है। अब इसके बाद हम साहित्य की दुनिया में आएंगे, जो भी होगा, ठीक है। हो सकता है कि आज बारिश हो। चलो देखो, अगला आता है हमारा इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य क्या कहता है? जिस वाक्य में व्यक्ति द्वारा इच्छा, मनोकामना, शाप, आशीष या शुभकामनाएं व्यक्त की जाती हैं, उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इसमें ध्यान रखना, जैसे आप किसी को शुभकामनाएं देते हैं, जैसे जन्मदिन मुबारक हो, आप लिखो इसे एक वाक्य, ठीक है। देखो, जन्मदिन मुबारक हो। तो ये क्या हो गई हमारी शुभकामना, क्योंकि हम यहाँ पे उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा वाक्य, आपकी यात्रा मंगलमय हो। सुना होगा ये वाक्य, डायलॉग, आपकी यात्रा मंगलमय हो। एक और वाक्य लिखो इसी के सामने, सदा खुश रहो। सदा खुश रहो। सदा खुश रहो, आशीर्वाद देते हैं ना बड़े बुजुर्ग, ठीक है। श्राप हम नहीं लिखेंगे, मतलब श्राप देना, पॉजिटिव चीजें लिखेंगे। एक वाक्य लिखो, मैं एक बड़ा सा घर बनाना चाहती हूं। हाँ, इसी में लिखना है, मैं एक बड़ा सा घर बनाना चाहती हूं। बेटा चाहती हूं बोला है, चाहता हूं लिख रहे हो। ये मेरी इच्छा है। अब नीचे अगला विकल्प डालो और उसमें अपनी इच्छा लिखो, जो भी लिखनी है। अगला पॉइंट आपका, ठीक है। मैं एक बड़ा सा घर बनाना चाहती हूँ, ये मेरी इच्छा है। अगला लिखो आप अपनी इच्छा, क्या करना चाहते हो? मैं सरकारी नौकरी पाना चाहता हूँ, मैं सुंदर सी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, या कुछ और। लिखो लिखो लिखो, अपनी अपनी इच्छाएं अपने अपने लिए लिख लो पूरे। हाँ बिल्कुल, होनी चाहिए, इसमें कौन सी बात है। लिखो भाई, अपनी अपनी इच्छा लिखो सब। मतलब ऐसे उसका मजाक बना रहे, पहले तुम भी लिखो, मैं देखूंगी, सबकी चेक करूंगी। जीवन में कुछ इच्छा ही नहीं है क्या आपके? हाँ, जो भी इच्छा है, अब जल्दी में जो चाहते हो लिखो, मैंने बता दिया। अगर सुंदर लड़की से शादी करने की इच्छा है तो वो भी लिख दो। और याद रखना, जीवन में लिखने से ना पूरी होती है। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो, बनना चाहते हो ना, तो एक गुप्त डायरी बना लो अपने घर पे आसपास। हर रोज प्रकृति से लिखो कि मुझे ये चाहिए, और उसको जो चाहिए उसको चाहने की राह में काम करते रहो। अब ये तो नहीं कि आप ये बोल दो कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं और आप राजनीति में जा नहीं रहे, तो प्रधानमंत्री बन जाऊं वाली इच्छा भी तब पूरी होगी जब आप राजनीति में जाओगे। तो कहने का मतलब है, जो इच्छा है आपकी उस राह पे चलो। हाँ, यूपीएसआई, उसको ऐसे बोलो ना कि मैं सब इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ। हाँ, यूपी में वैसे यूपीएसआई का मतलब ही वही है, यूपी सब इंस्पेक्टर, है ना। हाँ, चलो आगे बढ़ो। तो ये थी इच्छा। आगे आता है हमारा अगला पॉइंट, संकेतवाचक। और आपको याद आ गया होगा ये शब्द, मैंने आपको बताया था कि संकेत शब्द जब भी आ जाएगा तभी जोड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने हेतु मद के अंदर भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों के जो वाक्य लिखे हैं वो आपके संकेतवाचक में आ जाएंगे, ठीक है। तो लिखो वाक्य, यदि तुमने मेहनत की होती। ऑनलाइन में एक लिख रहे हैं छात्र, नौकरी मिलते ही प्रेमिका ने शुभकामनाएं दी। बस प्रेमिका ने दी। चलो लिखो,
यदि तुमने मेहनत की होती तो अवश्य सफल होते। यदि तुमने मेहनत की होती, यदि तुमने मेहनत की होती तो अवश्य ही सफल होते। ये कौन सा काल है? भूतकाल है, बीत बीत गई हैं बातें। दूसरा वाक्य लिखो, यदि वर्षा अच्छी हुई, यदि वर्षा अच्छी हुई, कॉमा, तो फसल भी अच्छी होगी। तो फसल भी अच्छी होगी। यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। कौन सा काल? भविष्य काल। ठीक है, चलो। तो ये इस तरह से, यानी एक क्रिया के होने ना होने पर दूसरी क्रिया निर्भर करती है, तो वही हमारे वाक्य क्या कहलाते हैं? संकेत वाचक वाक्य कहलाते हैं। हमने पहले ही पढ़ा है कि संकेत शब्द जिनके साथ लगेगा, चाहे वो वाक्य के साथ लगे, शब्द के साथ लगे या क्रिया के साथ लगे, हमेशा जोड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है। ये हमारे वाक्य थे 8 प्रकार के और ये हमारे वाक्य पूरे हो गए और यहाँ पे हमारा वाक्यों का वर्गीकरण समाप्त हुआ। ठीक है, तो जो हमारा वाक्यों का वर्गीकरण था वो हमारा समाप्त हो गया और वाक्य विश्लेषण में हमारा लगभग 70% अध्याय समाप्त हो गया। जो 30% हमारा बचा है वो बचा है वाक्य शुद्धिकरण। और अब एक बात समझ लीजिए, ध्यान से सुन लो, पहले अपनी बातें बाद में करना। आपने पद के भेद से लेकर और आज तक जो कुछ भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए वाक्य शुद्धिकरण की क्लास में जाने से पहले। समझ गए? क्योंकि आप जो वाक्य शुद्धिकरण में करने वाले हैं वो सब कुछ आप पहले पढ़ चुके हैं, उसी को आपको अरेंज करके लिखना है। बस ये समझना है कि हम वाक्य में अशुद्धि कैसे कर देते हैं अपनी बोलचाल में रहते हुए और हमें व्याकरण में कैसे उनको सही करना है। तो ये हम वाक्य शुद्धिकरण में करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।